Hello everybody, this is महेंद्र साहू एंड वंसली वेलकम टू MS क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम सीरीज़ लेके चल रहे थे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 द वर्किंग इंस्टीट्यूशन या वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पहला पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो कवर कर चुका है ना। सो एज यू कैन सी दिस इज़ योर पार्ट सेकंड, ये आपका पार्ट दूसरा है जिसमें हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हमारा सिविक्स का चैप्टर है या पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। बट इसके पहले हम देख लेते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अबाउट द मेमोरेंडम कि मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाने वाला एक ऑर्डर होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स या जो भी एक्ट है जिसे देश में लागू करना होता है उसे क्या किया जाता है, उसे कन्वे किया जाता है। ये हमने डिस्कस किया था और इसी के बाद हमने डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट मेमोरेंडम के बारे में जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा रिलीज़ किया गया था 13 अगस्त 1990 को, है ना। उसमें हमने सारी डिटेल देखी थी कि उस मेमोरेंडम के बारे में कि उसका ऑब्जेक्ट क्या था, है ना। सो जैसा कि हमें पता है उसका ऑब्जेक्ट था 27% रिजर्वेशन देना। और 27% रिजर्वेशन किस कैटेगरी के, किस कम्युनिटी के लोगों को देने की बात की गई थी? SEBC को 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। SEBC का मतलब क्या था? सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बिछड़े हुए हैं उनको 27% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता था कि SEBC जो कैटेगरी है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन की जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो कह सकते हैं कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, इसमें कौन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, किन पीपल्स को शामिल किया जाएगा, तो ये डिक्लेयर किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि किनको SEBC में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा था अबाउट द डिटेल्स ऑफ मंडल कमीशन, है ना, कि मंडल कमीशन जो था वो SEBC के लिए क्या था? सेकंड कमीशन था जिनसे रिकमेंडेशन मांगी गई थी दो बातों पे। पहला तो कैसे इनका उत्थान किया जा सकता है और दूसरा क्या कहा गया था कि किन लोगों को SEBC में शामिल किया जाएगा, ये भी किसके द्वारा डिसीजन लेना था? मंडल कमीशन के द्वारा। तो हमने देखा था उसके बाद 1989 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था जिसमें जनता दल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैनिफेस्टो में जनता दल ने क्या कहा था कि बोले यदि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम इस जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस है उनको देश में अप्लाई करेंगे। और जब जनता दल की गवर्नमेंट बन के आती है 1989 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, तो ये फिर क्या कर देते हैं, इनके जो भी रिकमेंडेशंस होती है मंडल कमीशन की उन्हें ये देश में अप्लाई कर देते हैं। और हमने क्या देखा था कि जैसे ही ये पॉइंट अप्लाई किया जाता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो मेमोरेंडम था उसके कारण देश में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, लंबे समय तक कंट्रोवर्सी देश में चलती है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जैसे ही VP सिंह की जो गवर्नमेंट थी या जो जनता दल की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशंस थी, जब उनको अप्लाई किया जाता है तो जो डिसीजन है उसके बाद क्या होता है देश में, उसके बाद की कंडीशन क्या होती है देश में, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग फॉर टुडे। जैसा कि आप देख सकते हैं आफ्टर ऑफ दिस डिसीजन, मतलब अभी तक क्या देखा हमने? गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को अप्लाई कर दी है, गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम भेज दिया है देश में, है ना, कि बोले 27% का रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो इस डिसीजन के बाद क्या होता है, देश में कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, ये हम देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज के हमारे जो टॉपिक हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं
एक या दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो कि 5 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं, है ना, कि व्हाट वाज द इफेक्ट आफ्टर द डिसीजन, है ना, इन द कंट्री के बाद कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने के लिए मिले, डिसीजन के बाद कंट्री में कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने के लिए मिले थे, ये पूछा जा सकता है। और इसी तरह आगे भी पॉइंट अभी हम देखने वाले हैं कि इस कंट्रोवर्सी को कैसे सॉल्व किया गया, है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है और एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या है हेडिंग हमारी, आफ्टर ऑफ दिस डिसीजन। देखते हैं इस डिसीजन के बाद क्या हुआ था। चलिए फर्स्ट पॉइंट, तो जैसे ही डिसीजन लिया गया ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स जो होते हैं उनमें तो ये हेडलाइन हुई होगी। आज के समय में भी आप सोच सकते हैं यदि 27% का रिजर्वेशन किसी कैटेगरी को दे दिया जाए तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट माना जाएगा, है ना। तो जो न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं उनमें तो ये हेडलाइंस ही चलेगी। तो सिमिलरली उस टाइम पे ही भी हुआ। जैसे ही 13 अगस्त 1990 को 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम रिलीज किया। उसके बाद क्या होता है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन। न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में ये जो मेमोरेंडम है, ये जो 27% का रिजर्वेशन है उसके लिए डिफरेंट व्यूज़ आने लगे, है ना। कोई इसके पक्ष में बोल रहा है, कोई इसके अपोजिट में बोल रहा है, कोई इसको बता रहा है कि ये अच्छा है, कोई इसको बता रहा है कि ये बेटर है। तो ऐसे अलग अलग क्या होने लगे, व्यूज़ आने लगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, अलग अलग मैगजीन्स के माध्यम से। अब क्या होता है, इट लेड्स टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट। जैसे ही मैगजीन्स में न्यूज़पेपर्स में ये बातें चलने लगी, देश में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, हड़ताल टाइप की स्टार्ट हो गई, सभी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और प्रोटेस्ट के लिए काउंटर प्रोटेस्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट कर दिया। मतलब पीपल्स जो हैं, लोग जो ऐसी बीसी में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा कि बोले हमारा घाटा होने वाला है ना, जॉब्स में हमें पीछे जाना पड़ेगा, दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो जो SEBC में नहीं आते थे उनके द्वारा स्पेशली क्या करना स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हुआ। और जब प्रोटेस्ट उनके द्वारा स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे क्या होता है, काउंटर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, इट लेड्स टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, ठीक है ना। और इसमें से कुछ प्रोटेस्ट तो ऐसे थे जो वायलेंट थे, बहुत ही हिंसक थे, है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सम पीपल अपोज्ड बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली कई लोगों के द्वारा इसे अपोज्ड किया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाई सम पीपल अपोज्ड द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को क्यों कुछ लोगों के द्वारा अपोज्ड किया गया था, है ना। सो याद रखना है, बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब के जो अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है भैया। अब जब 27% SEBC को रिजर्वेशन मिल जाएगा तो जो दूसरी कैटेगरी है जो इसमें नहीं आती उनको तो क्या करना पड़ेगा, उनको तो इससे थोड़ा नुकसान होने वाला है, ये उनका कहना था, ठीक है। सो 27% रिजर्वेशन मिलने के बाद क्या करते हैं, इस डिसीजन से अफेक्ट होंगे थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। इस बात के लिए वो क्या करते हैं, अपोज्ड करते हैं, गवर्नमेंट के विरुद्ध जाते हैं, है ना। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सम पीपल अपोज्ड बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सम फेल्ट इट इज़ नेसेसिटेटेड ऑफ रिजर्वेशन। सम पीपल्स क्या फील करते हैं, कुछ लोग क्या महसूस करते हैं कि बोले रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों उनको ऐसा लगता है भैया, बोले क्यों रिजर्वेशन ज़रूरी है, बोले ताकि जो सोशली एंड एजुकेशनली बिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बिछड़े हुए हैं, उनका क्या हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, है ना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सके। इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि बोले ये नेसेसिटेटेड है, बोले ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है ना। सो आपको याद रखना है, कुछ लोग इसके अपोज्ड में भी थे, कुछ लोग इसे ज़रूरी भी बताते थे। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। सम फेल्ट दिस वॉज अनफेयर, है ना। कुछ लोग फिर से बोलते हैं कि बोले ये अनफेयर है, ये गलत है। क्यों ये अनफेयर बोलते हैं, देखते हैं जरा। अनफेयर एज वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी,
है ना। हमारे को एक तरह का हम बोल सकते हैं कि राइट होता है कि भैया अवसर की समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसके लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। बट बोले यहाँ पे जब रिजर्वेशन मिल जाएगा तो बोले उनके लिए तो कुछ सीट क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, बोले ये डिनाई कर रहा है बोले इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, है ना। ये बोल सकते हैं बोले ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता की ये बोले अगेंस्ट है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसीलिए कुछ लोग इसे क्या बताते हैं, अनफेयर बताते हैं, है ना। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे। स्पेशली कौन लोग बताएंगे, हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटी। अरे भैया जिनको लाभ होने वाला है वो थोड़ी इसको इसके अपोजिट में बोलेंगे, वो पीपल ही या वो कम्युनिटी ही इसके अपोजिट में बोलेगी ना, जिनको इसका लाभ नहीं होने वाला है ना। सो क्या बोला गया यहाँ पे, सम फेल्ट दिस वाज अनफेयर एज वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटी। किसके द्वारा ये कहा गया था, जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, मतलब जो SABC की कम्युनिटी में नहीं आते थे, उनके द्वारा इसे अनफेयर बताया गया, है ना। तो हमने दो रीज़न देख लिया क्यों गलत बताया जा रहा है, बोले एक तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कर रहा है और दूसरा बोले ये अपोज्ड क्यों कर रहे थे, क्योंकि कई सारे लोगों की जॉब के जो अफसर थे वो उनके अगेंस्ट जा रहा था, है ना। तो ये पॉइंट हमने देख लिया इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सम फेल्ट दिस वुड perpetuated caste feeling among people and hamper national unity। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि बोले रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो इसके कारण क्या होगी, देश में जो कास्टिज्म सिस्टम है, कास्ट की फीलिंग है, बोले वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मतलब बोले कुछ लोगों को यहाँ पे अवसर दिए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध में दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे और जो कास्ट सिस्टम है बोले वो फिर से परपेचुएटेड हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा, बोले नेशनल यूनिटी को ये हैम्पर करेगा, नेशनल यूनिटी के लिए ये बोले नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए भी कुछ लोग इसे अपोज्ड कर रहे थे। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, लोगों के द्वारा क्यों अपोज्ड किया जा रहा था। सबसे पहला पॉइंट, 1000 ऑफ पीपल के जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी ये उसे क्या कर रहा था, सम पीपल अपोज्ड बिकॉज अफेक्ट करता था ये 1000 ऑफ पीपल की जॉब अपॉर्चुनिटी को, पहला अपोज देखा था। दूसरा हमने देखा था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट था ये, इसीलिए भी कुछ लोग इसको अपोज्ड कर रहे थे। और तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि बोले इससे देश में जो यूनिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बोले इसको हैम्पर करेगा ये, इसके लिए ये बोले हानिकारक होगा, इसके लिए हार्मफुल होगा, इसीलिए कुछ लोग इसे क्या कर रहे थे, अपोज्ड कर रहे थे, है ना। सो आप देख सकते हैं कि डिसीजन के कारण देश में कैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और प्रोटेस्ट होने के बाद कैसे कई सारे लोग ऑब्वियसली जो इस SABC कम्युनिटी में नहीं आते थे उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और अपोज्ड किया जा रहा था। अब जब ऐसी कंडीशन देश में क्रिएट होती है, हड़ताल होना, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाता है, किसने इस डिस्प्यूट को सुलझाया, किसने इस मामले को सुलझाया, तो ऑब्वियसली हमारे देश के कोर्ट ही ने ये स्टेप्स लिए होंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है, ऑब्वियसली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ से बन सकता है कि क्या रीज़न थे लोगों के अपोज्ड करने के, व्हाट वर द मेन कजेज, है ना। काय के लिए, लोगों के द्वारा अपोज्ड करने के लिए, किसको अपोज्ड करने के लिए, मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो देश में अप्लाई किया गया है उसको अपोज्ड करने के लिए। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु सॉल्व दिस डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था देश में उसको किसके द्वारा सॉल्व किया गया था, है ना। सो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी इट इज सम मिस्टेक, है ना, याद रखोगे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल्ड डिस्प्यूट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात तो कि हु सॉल्व दिस डिस्प्यूट, है ना, दैट वर क्रिएट प्रोटेस्ट अंडर अ कंट्री, देश के अंदर जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए थे उन्हें किसके द्वारा सॉल्व किया गया था, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल्ड डिस्प्यूट, हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, और जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं उनके द्वारा इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया था। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपील्ड टू द कोर्ट,
कुछ लोग क्या करते हैं, अपील करते हैं कोर्ट में जाके, अपील्ड टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कुछ लोगों का ये कहना होता है, कोर्ट में जाके वो ये अपील करते हैं कि बोले जो रिकमेंडेशंस दी गई है किसकी, मंडल कमीशन की, और जो ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उसे क्या कर दिया जाए, सबसे पहले तो बोले जो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है गवर्नमेंट उसे रोक दिया जाए, सरकार जो लागू कर रही है इसे 27% रिजर्वेशन को उसे रोक दिया जाए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बोले इसे इनवैलिड कर दिया जाए, बोले इसे गलत बता दिया जाए, इनवैलिड कर दिया जाए, वैलिड ना कहा जाए। ये 2 पॉइंट कहे जाते हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा एसोसिएशन बना के, है ना। क्या कहा जाता है, सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपील्ड टू द कोर्ट, क्या अपील करते हैं कोर्ट में, डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, इस ऑर्डर को बोले इनवैलिड कर दिया जाए, एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसे लागू करने से भी रोक दिया जाए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। अब यह क्या होता है, इतने सारे डिस्प्यूट्स देश में क्रिएट हो गए हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ लोग अपील कर रहे हैं कोर्ट में जा जाके कि बोले इस इम्प्लीमेंटेशन को इनवैलिड कर दिया जाए, इसे वैलिड ना बताया जाए। इसके साथ साथ कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, बोले इसे इम्प्लीमेंट ही ना होने दिया जाए, देश में इम्प्लीमेंट होने से रोक दिया जाए। तो जब इतनी सारी बातें हो रही है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे सेटल किया है, तो कैसे स्टेप उनके द्वारा लिए गए, कैसे इसे सेटल किया गया, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया चलो बोले सब कुछ ठीक है, नो ऐसा नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर जांच हुई। यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने से रोकने की बात की जा रही थी या फिर उसे इनवैलिड करने की बात की जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, इसके लिए जांच की जाती है। अब जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना देती है 11 जजों की, है ना। बोले जितने भी केस आए हैं, ये जो रिकमेंडेशन है मंडल कमीशन की उसके अगेंस्ट में जितने भी केस हैं, बोले उसका एक वंच बनाओ, मतलब उन सबको एक साथ कलेक्ट करो और 11 जजों की एक कमेटी बना दी गई, 11 जज एक साथ मिलके एक कमेटी बना दी गई और वो इन जितने भी मामले इनके अगेंस्ट में आए थे उनकी जांच इनको करना था। और उस कमेटी को लीड कौन कर रहा था, इंदिरा सोनी। आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। इंदिरा सोनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया सोनी एंड अदर मतलब इंडिया, जो इंदिरा सोनी एंड अदर मतलब इंदिरा सोनी एक जज हो गई और 10 उनके साथ अन्य जज हो गए। टोटल कितने जज हो गए यहाँ पे, 11 जज, जिनकी एक कमेटी बनी थी। वर्सेस एक तरफ ये जज हो गए, दूसरे तरफ कौन हो गए, यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब ऑब्वियसली ना यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस था, केंद्र सरकार के अगेंस्ट में केस था, तो ये केस होता है, ठीक है ना। ये इसकी हेडिंग है, इंदिरा सोनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक तरफ कौन हो गए, वकील हो गए लोगों के लिए, कौन, इंदिरा सोनी हो गई और जो जज हो गए, और दूसरी तरफ कौन है, किसके अगेंस्ट में ये है, यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट में। तो आपको याद रखना है इंदिरा सोनी एंड अदर वर्सेस यूनियन केस। अब इस केस में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड दिस ऑल केस टुगेदर, एक साथ सारे केस को ला लेते हैं, है ना। जिसने जो अपील की थी उसके लिए उन सबको वो क्या करते हैं, एक फाइल में बना देते हैं, एक बंच बना देते हैं, एक साथ ला लेते हैं सारे केसेस को, ठीक है। अब क्या होता है, 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेयर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड, है ना। दोनों साइड से जो 11 जज है वो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी अपनी बात रखेगी, यूनियन गवर्नमेंट भी, और साथ में जो लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। तो ये जज क्या करते हैं, दोनों तरफ की बातें सुनते हैं, ठीक है ना। अब जब दोनों तरफ की बातें सुनी जाती है कई दिनों तक इस विषय पे कोर्ट की हेयरिंग चलती है ना, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, और जब फाइनल डिसीजन आने का होता है तो वो क्या होता है, वाई द मेजोरिटी 1992। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 11 जजेस हुआ करते थे, 11 जज में से मतलब आधे से ज़्यादा जज, हम बोल सकते हैं कि 6 जज, कम से कम 6 जज या उससे ज़्यादा जज जिस पक्ष में बोलेंगे वो पक्ष क्या कहलाएगा, मेजोरिटी कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वाई द मेजोरिटी 1992 सुप्रीम कोर्ट जज डिक्लेयर्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेजोरिटी से मतलब 6 से ज्यादा जजों ने क्या बात कही है यहाँ पे, मेजोरिटी से क्या कहा, डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर
ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वैलिड। बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है 27% रिजर्वेशन लगाने का, बोले ये क्या है, ये बोले वैलिड है, इसे इनवैलिड नहीं कहा जा सकता, बोले ये वैलिड है और इसे देश में लागू किया जाएगा। ये डिसीजन दिया गया है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात कह दी है, जजों ने सुनवाई कर ली है, मेजॉरिटी से ये निर्णय आ गया है, तो क्या होता है यहाँ पे इसे वैलिड करार दे दिया जाता है। बोले ये सही है और ये देश में कंटिन्यू चलेगा, इसे हम इनवैलिड या इम्प्लीमेंटेशन को नहीं रोक सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब क्या होता है, तो क्या जो मेमोरेंडम सरकार ने तय किया था या सरकार ने जो रिलीज़ किया था, क्या वो जैसे का तैसा लागू हो गया। मतलब पिछली बार जो हमने पढ़ा था 13 अगस्त को गवर्नमेंट ने जो मेमोरेंडम रिलीज़ किया था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जैसे का वैसा ही उसे लागू कर दें, जैसे का वैसा ही उसे इम्प्लीमेंट कर दें? नो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे लागू किया जाएगा, मेमोरेंडम को इनवैलिड नहीं किया जाएगा, इसे वैलिड माना जाएगा, है ना। बट इन्होंने कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने की बात कही, और वो चेंज किया था, वो चेंज ये था कि भैया बोले आप SEVC को तो रिजर्वेशन दोगे, SEVC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन तो दे रहे हो, बट हो सकता है कि इस कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बोले अच्छी खासी इनकम होगी, अच्छी खासी उनकी अर्निंग होगी, या वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तो बोले रिजर्वेशन हम SEVC को देंगे, इसे वैलिड मानेंगे। बट जो लोग, उसमें एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया कि जिनकी सालाना इनकम जितनी भी हो सकती है, जैसे आज हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं कि बोले SEVC कम्युनिटी के वो लोग जिनकी लगभग 6 लाख या उससे ज़्यादा की कमाई है, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, है ना, ये बात कही जाती है। तो इसी तरह उस समय पे एक अमाउंट तय किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और कहा गया कि रिजर्वेशन तो देंगे, वैलिड है, बट जो लोग वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, ये बात इसमें कही गई, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे क्रीमी लेयर वाला पॉइंट आज के समय में जो चलता है, मतलब जो रिच फैमिली से है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जिनकी सैलरी का अमाउंट फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये ईयर टू ईयर चेंज भी होते रहता है, कभी मान लो 4 लाख, कभी 6 लाख, कभी 10 लाख, कि बोले जिनकी फैमिली की, बोले एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, कि बोले 10 लाख या उससे ज़्यादा की अर्निंग है बोले, और वो SEVC कम्युनिटी के अंडर में आते हैं, बट उन्हें बोले यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, है ना। एग्जांपल था 10 लाख का, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये बात कही गई। तो उसके बाद जो मॉडिफाई मेमोरेंडम था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, उसके बाद जो नया मेमोरेंडम बना, मॉडिफाई मेमोरेंडम, ये कब लागू किया जाता है, 8 सितंबर 1993 को मॉडिफाइड मेमोरेंडम वॉज इशूड, है ना। ये डेट भी आप याद रखोगे। पहला मेमोरेंडम कब आया था, 13 अगस्त को आया था, और दूसरा मेमोरेंडम कब आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वैलिड करार दिया गया है, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन करने की बात की गई है, और उसके बाद 8 सितंबर 1993 को गवर्नमेंट के द्वारा जो मॉडिफाइड मेमोरेंडम था उसे इशू कर दिया गया। और ये पॉइंट आप याद रखोगे, मॉडिफिकेशन में क्या किया गया था, मॉडिफाई क्या किया गया था कि जो लोग वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, बाकी सभी SEBC कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया 2 पॉइंट हमारे, कि जैसे ही डिसीजन आता है, डिसीजन के बाद कैसे हमारे देश में प्रोटेस्ट होते हैं, कैसे कई लोगों के द्वारा इसे इसके अपोज्ड जाया जाता है, इसे गलत बताया जाता है, और देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है 11 जजेस के साथ, इस 11 जजेस की बेंचेस के साथ इसका डिसीजन देता है और इसे वैलिड बताता है। ये सारे पॉइंट हमने देख लिया, और इसका जो मॉडिफाई फॉर्म है वो 8 सितंबर को क्या होता है, यहाँ पे फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है ना। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे हमने समझ लिए हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे ये आती है कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन,
जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या ज़रूरत है। बट आज की क्लास में हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। पार्ट सेकंड का हमारा जो वीडियो है इसमें हम इतने ही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहीं से आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कभी ये कभी ये। तो आपको इसे अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और नए वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें। कोई भी यदि डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।